तो मेरे ऊपर में जिम्मेदारी इस बात की होती है कि मैं हर दिन अपने काम के साथ न्याय करूं, ताकि जिस कारण से मैंने सब कुछ छोड़ा था वो उसके साथ मैं न्याय कर पाऊं। शर्मिला जी जब सेट पे होती थी तो मैं अननोइंगली गाना गाता था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। आई पर्सनली फील वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस इन हिंदी सिनेमा इज रेडियो नशा। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, एक्टर प्लस अगेन पद्मश्री अवार्डी, एंड दैट्स श्री मनोज बाजपेयी सर, एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ बंदा, दैट्स अपूर्वा। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई विल से कि थैंक यू। मैंने ट्रेलर जो देखा कि थैंक यू फॉर मेकिंग सच फिल्म, क्योंकि जब देखते ही है ना रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लोग बातें करते हैं लेकिन अभी तक किसी ने डेयर नहीं किया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाए। जी। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा रिएक्शंस, फीडबैक्स। नहीं, रिएक्शंस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, अपूर्वा को भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे भी कमाल के रिएक्शंस। जिनको भी तो हमने ट्रेलर दिखाया अभी तक वो बहुत ज़्यादा फिल्म से प्रभावित हो रहे हैं और उनके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो प्रमोशन हमने शुरू किया है धीरे धीरे, उसका असर अब जो है ग्राउंड पे दिखना शुरू हो रहा है। अलग अलग जगहों से मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन को इमीडिएट जो है मैसेजेस आना शुरू होते हैं, और प्रोडक्शन कभी झूठ नहीं बोलता है। अब जी के पास भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बिकॉज फिल्म की एक कहानी है जी, और वो कहानी सबके जिंदगी से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बच्चों का, यंग बच्चों का मुद्दा है, लड़के लड़कियों का, जिनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत ही अहम चीज़ है। हम कैसे उसको अभी तक नकार के और इग्नोर करके चल रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये निश्चित करें कि बच्चे जब तक वो अडल्ट नहीं होते हैं वो हमारी नज़रों के सामने से हटेंगे नहीं। अगर अगर वो जा भी रहे कहीं पे तो हम उनके ऊपर पूरी निगरानी रखेंगे, हम उनके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे, ताकि उनका बचपन खराब नहीं। ट्रू, बचपन खराब होता है, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये ज़रूरी फिल्म है दिव्या। वो न सिर्फ 16 साल और उससे ऊपर के बच्चों के लिए, बल्कि ये फिल्म बहुत ज़रूरी है हर माता पिता के लिए। तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये लोगों से कहना चाहूँगा, सारे माता पिता से ये मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग अपने समाज में जिनको भी जानते हैं उनके साथ बैठ के ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, और किसी वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से कि देखने के लिए कि आपके बच्चों के ऊपर कितना खतरा है, और आप ही हैं जो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो खतरा बच्चों तक ना पहुंचे। वाह। अपूर्व, आई थिंक जब कहानी आई थी मेरे पास, और बिकॉज मैं दिल्ली में रहा हूँ बहुत साल, और ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं दिल्ली में जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं, और मैं हमेशा से सोचता था कि कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा, इवन ऑन फिल्म्स। तो जब मेरे पास ये फिल्म आई तो मेरा पहला ख्याल ये था कि यार ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इस पे एक बहुत सीरियस फिल्म बननी चाहिए। एंड आई थिंक इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ ये हुआ कि हमने एक बहुत टेक्निकल फिल्म बनाई है ताकि लोग जागरूक हो पाए। जैसे इस कहानी में लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली पॉक्सो है क्या। एक बड़ा टेक्निकल टर्म है, बट व्हेन पीपल विल सी द फिल्म तो पीपल को एक लेमैन भाषा में समझ में आएगा कि अच्छा ये राइट्स हमारे पास हैं, ये राइट्स माता पिता को समझ में आएंगे कि अच्छा ये भी पॉक्सो नाम की कोई चीज़ होती है। मेरे को लगता है अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस हमने फिल्म के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश करी है। एंड अगर मैं फिल्म से अलग भी बात करूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि समाज में 2 ही तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। तो मेरे को लगता है हमें जो गलत एलिमेंट है उनको सेपरेट करने की जरूरत बस, और कुछ जरूरत नहीं है। तो दिस इज आवर एफर्ट टुवर्ड्स दैट कॉज, एंड आई थिंक लोगों एंड आल्सो अगर फिल्म की कहानी अच्छी होती है ना, फिल्म अच्छी होती है तो मैसेज अच्छा पहुंचता है। ऑफ कोर्स, फिल्म बुरी होती है तो मैसेज भी जो है खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस हमारी फिल्म के साथ एक अच्छी बात है कि अपूर्वा ने जो है फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। फिल्म ऐसी इतनी कमाल की बनाई है इसने कि मुझे फख्र होता है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। एंड दैट्स मनोज बाजपेयी सेइंग दैट, तो बहुत बड़ी बात है। बट कमिंग बैक टू दैट ओनली सर, आपने इतनी फिल्में की है, तरह तरह के रोल्स निभाए, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर ऐड हो जाती है एज एन ऑडियंस। जब हम देखते हैं कि एक पोस्टर पे मनोज बाजपेयी है तो इतना पता है कि परफॉर्मेंसेस मतलब माइंड ब्लोइंग होने ही वाली है, दैट इज फॉर श्योर। बट एज एन एक्टर जब आपके पास वो रोल आता है, कभी कभी कितनी बार ऐसा रोल भी होता है जहाँ पे कई बार you don't have to go out and out loudly into that character, but subtle roles
होते हैं, जिस तरह का अलीगढ़ का आपका रोल था, जी। अगेन बहुत ही सटल था, हाँ। लेकिन जो डिस्प्ले हुआ था बहुत डिफरेंट। जी। बट तो जब सिलेक्शन प्रोसेस आता है जिस इस तरह की फिल्म का, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी ये होती है कि मैं जिस क्राफ्ट से मैं प्रेम में हूं, जो अभिनय नाम की जो विधा है, वो उसके मैं बिल्कुल मतलब अंदर तक मैं घुसा हुआ हूँ, जिसके कारण मैंने अपने माँ बाप का साथ छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने गांव छोड़ा, अपने हर कंफर्ट को छोड़ा अपने। तो मेरे ऊपर में जिम्मेदारी इस बात की होती है कि मैं हर दिन अपने काम के साथ न्याय करूं, ताकि जिस कारण से मैंने सब कुछ छोड़ा था, वो उसके साथ मैं न्याय कर पाऊँ। देखिए, माय पेरेंट्स डाइड एंड मैं 18.5 ईयर्स जो मैं था साल का तब मैंने घर छोड़ा था। तो मेरे जब माता पिता मरे तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि यार मैंने अभिनय के लिए इनका साथ छोड़ दिया था, उनके साथ समय गुजारा ही नहीं। तो कम से कम इतना ज़रूर है कि मैं कह सकता हूँ कि भाई उनके साथ अगर मैं रहा नहीं तो कम से कम मैंने अपने काम के ज़रिए उनको गर्व दिया। तो वो न्याय करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो जिम्मेदारी मैं खुद ही इतना बड़ा लेके बैठा हुआ हूँ कि मुझे अलग से जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए कोई चाहिए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस जिम्मेदारी के तले मैं हमेशा दबा रहता हूँ कि यार किसी भी अपने काम से मैं लोगों को निराश ना करूँ, ये हमेशा दिमाग में रहता है। बट सर, अब आपने थिएटर भी किया था, जी। वहाँ से शुरुआत की थी, और ये सब अभी रिसेंटली भी आपने कुछ बहुत कमाल के फोटोज शेयर किए थे। जी। तो जब इस तरह का रोल आज भी वो डिटैच होना, क्योंकि इसमें एक सीन देखा था मैंने, वो जिस तरह से आप कोर्ट रूम में बात कर रहे हैं, वो जी। एक थोड़ा सा आपका स्टैमर भी हल्का सा हो रहा है और Right. बात कर रहे हैं, या अगर हम गुलमोहर की भी बात करेंगे, योर हैंड मोमेंट, हाँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि उससे आप बाहर कैसे निकलते हो सर? बाहर नहीं निकल पाता हूँ। बाहर कोई भी एक्टर जो इतने ज़्यादा अंदर घुस के काम करता है नहीं निकल सकता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन होता क्या है कि जब दूसरा काम करना शुरू करते हैं आप, तो वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चला जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से मुझे छोड़ पाता है मुझे लगता नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ा सा मूडी हूँ, आप कह सकते हो। शायद इसीलिए मैं कभी कभी एकदम चुप हो जाता हूँ। शायद इसीलिए मैं अचानक से मैं अपने घर से उठता हूँ और अपूर्व का घर कुछ ही दूर पे है, मैं जाके इसके साथ बैठ जाता हूँ, क्योंकि एक वैक्यूम जो है ना वो क्रिएट करता है, क्योंकि आपने कई सारे किरदार को जिया है और ये मुश्किल है कि हर किरदार आपको छोड़ के चला गया। आप भले ही नए किरदार पे चले गए हों, लेकिन वो किरदार कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्तिष्क के कोने में बैठा हुआ है, वो कभी ना कभी अपने रूप में आपको परेशान करता है। लेकिन ये एक कर्स है टू बी दैट काइंड ऑफ एन एक्टर, एंड आई हैव लर्न टू लिव विद इट। वाह। हाँ, काम करते हो तब वो फैन को कितना कंट्रोल करके रखते हो? बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जब शर्मिला जी जब सेट पे होती थी तो मैं अननोइंगली गाना गाता था, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और मैं इतना गाता था अननोइंगली जब भी मैं सेट पे होता था कि एक दिन उन्होंने पीछे से आई, उन्होंने कहा, मनोज इफ यू सिंग दिस सॉन्ग वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू किल यू। सो इट वाज, एंड अमित जी को एक मेरे अंदर में बड़ा ऑर्गेनिक सा वो ये है बटन है मेरे अंदर में कि मेरा फैन जैसे ही मैं कैमरे के सामने जाता हूँ तो मेरा वो फैन वाला जो एस्पेक्ट है ना वो अपने आप ही बंद हो जाता है। ओके, देन द कैरेक्टर टेक्स ओवर। ऑफ कोर्स, व्हेन द कैरेक्टर टेक्स ओवर देन आई एम टॉकिंग टू द अनदर कैरेक्टर, यू नो, आई एम नॉट टॉकिंग टू शर्मिला जी, आई एम नॉट टॉकिंग टू अमित जी, आई एम टॉकिंग टू द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग, एंड दे आर आल्सो सो गुड दैट कि वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि भाई आप जो है फैन की तरह से कैमरे के सामने आइए। ये हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा स्टार स्टक अमित जी के सामने या शर्मिला जी के सामने मैं थोड़ा घबराते हुए, लेकिन वो मेरी इज्जत इतनी करता हूँ, उन सारे एक्टर से ज़्यादा इज्जत करता हूँ जो उनके सामने ऑब्वियस तौर पे घबराते हैं। मेरे अंदर में फैन जो है ना कुलाचे मार रहा होता है, तो कूद रहा होता है जब लेकिन मैं वो कैरेक्टर जो है टेक ओवर करता रहता है। तो आई थिंक इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। कैरेक्टर्स से मुझे याद आया, जस्ट रैंडमली एक पुराना इंटरव्यू मैंने शायद आपको भेजा भी था, जिसमें आपने कहा था एक वक्त पे जब करियर के स्टार्ट में कि मुझे महमूद साहब का रोल करना था पड़ोसन का। हाँ,
right? Was that Oh true? my और एक God. और शायद आपने कहा Oh my था God, oh my God, what that a- was Satish Shah's role in जाने भी दो यार. जाने में दीवारों में। मेरे ख्याल से सतीश शाह जी ने जो अचीव किया था जाने में दीवारों में, मतलब एक डेड आदमी वो आपको हंसा सकता है। मतलब हाँ करेक्ट। मतलब ये मैंने तो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी कि डेड मैन भी जो है फनी हो सकता है। और वो हर बार जो है जिस तरीके से अपने बॉडी को लटकाते थे उसी में हंसी आती थी। तो एंड ऑल्सो I personally feel one of the greatest performances in Hindi cinema is given by Mr. Om Puri in जाने में दीवार। इतना मतलब चाइल्डिश कैरेक्टर, इतना बचकाना कैरेक्टर, इतना बचकाना सिचुएशन, लेकिन उस आदमी ने जितनी लिविबिलिटी से किया है, मतलब दारू पिलाने के लिए सड़क पे उतर के ड्राइव कर एक आदमी टुन है, हाँ पूरा पंजाबी आदमी है ना, उतर ले जा। सो आई थिंक किसी और एक्टर के बस की बात नहीं, सच में कह रहा हूँ, जो उन्होंने उसमें किया या जो चाची 420 में ओम भाई ने किया। दिस आर द ग्रेट परफॉर्मेंस। महमूद साहब का और वो पूरा सीक्वेंस जिसमें वो कहानी सुनाते हैं अपने फादर को, ओम प्रकाश जी को, आप इमेजिन कर सकते हैं किसी एक्टर नहीं कर सकते। और मुझे ये बताया गया कि उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था, ये पूरा इम्प्रोवाइज किया और इस तरीके से किया। और उसमें अनदर ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ओम प्रकाश जी, हु इज लिसनिंग टू इट, रिस्पॉन्डिंग टू इट। अब तभी दरवाजा खुलते हैं। अमेजिंग। आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके के एक्टर्स हुए हैं जिनका हम नाम उतनी बार नहीं लेते हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। तो इन सीन्स की बात की तो आज अगेन कमिंग बैक टू योर सीन्स, यू नो, अगर ब्रेक डाउन करें सत्या से लेके गुलमोहर तक, एज पर मनोज बाजपेयी, विच आर हिज फेवरेट 3 सीन्स जो अगेन यू नो पीपल को आप ब्रेक डाउन करके बता सकते हैं? मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यार दिव्या, क्योंकि एक राज कपूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जब उनसे मेरा नाम जोकर के लिए पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सारे मेरे बच्चे हैं और मैंने उनको बड़ी शिद्दत से पाला है। मेरा नाम जोकर मेरा वो बच्चा है जो थोड़ा कमज़ोर है, तो मेरा सारा फोकस और मेरा सारा प्यार उसी को मिलेगा। तो मेरे जो कमज़ोर जो फिल्में रही हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, या जो फिल्में दर्शकों को अपनी तरफ नहीं लेके आ पाई, जैसे मैं सच में मानता हूँ कि गली गुलियाँ को वो प्यार मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। और दूसरे देश में या यूएस में या यूरोप में वो फिल्म बहुत सेलिब्रेट होती। मेरा अपना मानना है कि भोसले को दर्शक मिले क्योंकि पैंडेमिक के समय में वो सोनी लिव पे आई थी, लेकिन उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया गया जिस तरीके से बाकी जगहों पे उसको किया गया। तो 1971 को जब हमने यूट्यूब पर रिलीज किया तो आज के तारीख में 55-60 मिलियन व्यूज़ हैं, लेकिन जब रिलीज हुई थी तब लोगों ने उस तरीके से उसका स्वागत नहीं उसका हुआ था, या लोग जान नहीं पाए। ऐसे फिल्में हैं मेरे जीवन में, लेकिन मेरे अंदर में कभी ना रुकने वाली एक जज्बा है मेरे अंदर में, वो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा कि मैं रुकता कभी नहीं। मैं अपनी फिल्मों को साथ लेके चलता हूँ और मैं 1971 और गली गुलियाँ और भोसले के लिए लड़ाई करता रहा और आगे भी मैं लड़ता रहूँगा इनके लिए। वो हमेशा मेरी फेवरेट फिल्म है। So thank you guys, thank you for being with us, and God bless you and all the best for the future. Radio Nasha.